नमस्कार, मैं राजेश आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 7 अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, द हिंदू एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, जहां भी हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती है हम उन सभी न्यूज़ को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो आपके वहाँ पर पैसेज के रूप में मिल सकती हैं, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड होती है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? तो सिंपल सा याद रखना, 7 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। आज कौन सा दिन है? तो सिंपल याद रखना, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है? तो सिंपल याद रखना, आज कौन सा दिन है? वर्ल्ड कॉटन डे। ठीक है, हुआ क्या समझना, 7 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे। कब से बनाया जा रहा है? तो सिंपल याद रखना 2019 से। अब देखो याद रखना, हमारे यहां पर आपने एक वर्ड सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स। काफी न्यूज में रहा है। 2019 से लगभग क्या चला रहा है, हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चला रहा है ना। जो आपकी जो कॉटन है, याद रखना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? तो सिंपल याद रखना, वो क्रॉप्स जिनको हमने एनवायरनमेंट के साथ साथ, देखो आज के दिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो बीज है ना, जिस टेम्परेचर पे उगने चाहिए थे, आपने सुना होगा, एक होता है राबी, ठीक है, एक होता है आपके सामने खरीफ, ठीक है, और एक होता है आपके सामने कौन सा? जायद। तो 3 तरह की क्या होती हैं? फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं। तो आपको पता है कि जो राबी है, खरीफ है और जायद है ना। राबी कब उगाई जाती है? तो सिंपल याद रखना, राबी यानी कि रवि क्या होता है? सन को कहते हैं। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि सन की हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? सर्दियों में। तो सिंपल याद रखना, अक्टूबर या नवंबर में उसको उगाते हैं, और अब क्या, जो सन की नीड कब खत्म हो जाती है? तो लगभग मार्च और अप्रैल में इसको काट लेते हैं। तो ये हो गई राबी। खरीफ क्या होता है? तो खरीफ याद रखना, इससे जस्ट पहले, यानी कि वो चीज जिसको खाने से तुम्हें सर्दियों में गर्मी फील हो, उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल। जैसे मान लो इसमें आ गया बाजरा, ठीक है, लहसुन आ गया, आपका मूंगफली आ गई, वो सब इसमें आता है। तो ये कौन सा होता है? तो ये लगभग आपका जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और आपकी आगे चलते चलते सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जैसे बाजरे की कटाई चल रही है। ठीक है, और जो जायद होता है, उसका मतलब है कि जो आपकी मई और जून, जो भयंकर तरीके की गर्मी पड़ती है, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है तुम्हारी बॉडी को। और गर्मी में जब तुम्हें सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो पानी कहां से मिलता है? तो वो फसलें जिनसे हमें पानी की पूर्ति होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन है ना, आपका तरबूज, खरबूज, ये जो भी होते हैं, है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होता है उसका। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? जायद। ठीक है, तो ये कब होती है? मई और जून। समझ गए? लेकिन अब मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज इतना खतरनाक तरीके से हो रखा है, आपने देखा होगा कि 2070, 2050 सारे चैलेंज, कार्बन एमिशन, ये वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जो बीज है ना, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करने की नीड आ चुकी है कि जो बीज, जो आपका सीड था, जो 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर में होना चाहिए था, अब उसको उस टाइम पर, जो पहले 5 से 10 होता था, वो 10 से 15 डिग्री हो चुका है। तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, वरना फसल नहीं होगी अच्छे से। तो हम उसे कह देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इंडिया में याद रखना, जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो अलाउड नहीं है। ओनली कौन सी क्रॉप अलाउड है इंडिया के अंदर? याद रखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड के नाम से। तो सिंपल याद रखना, कॉटन, और उसका नाम क्या है? बीटी कॉटन। ये याद रखना बस, बीटी कॉटन इज द ओनली क्रॉप इन इंडिया दैट इज अलाउड। कैसे? उसका कल्टीवेशन कैसे अलाउड है? एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है आज का, मे भी आपको आता हो, मे भी आपको ना आता हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आंसर देना तुम्हारी मर्जी है। बस मुझे ये बता देना कि जो कॉटन है ना, ये कौन सी फसल है? मैं समझा चुका हूं कि सर्दियों में क्या चाहिए होता है, गर्मियों में क्या चाहिए होता है, ठीक है, पानी के लिए क्या चाहिए होता है, तो बस इसी में आंसर छुपा है। समझ में आ रही है? तो बताना मुझे कि जो कॉटन है वो इनमें से कौन सी फसल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज कौन सा दिन है? तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ इसको करते हैं खत्म, और चलते हैं हमारी पहली न्यूज के ऊपर। आज की सबसे पहली न्यूज आती है, हाई कोर्ट ऑर्डर्स ऑटोप्सी एट द एम्स फॉर द बंगाल चाइल्ड रेप विक्टिम। देखो, आपने देखा, बार बार आप देखते हो कि रेप केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, है ना। रेप केसेस में कमी आ ही नहीं रही।
जब आपने निर्भया रेप केस देखा था, उस समय निर्भया रेप केस के अंदर जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जिसने 0 FIR और उनकी लाइफ इंप्रिजमेंट बढ़ाई थी, इवन डेथ को उसने कहा था नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सारी पनिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी रेप कम नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर लूप होल्स हैं, और उस लूप होल्स का, उस कमजोरी का एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखा है। हुआ क्या कि एक बच्ची है, ठीक है, जो आपकी लगभग कितने साल की है, 9 साल की है, ठीक है। होता क्या है, उसके साथ रेप होता है, और जब रेप होता है तो एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा पोक्सो एक्ट, है ना। पोक्सो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द, या प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। और कब आया था, 2012 में आया था। तो उस बच्चे को, कौन से बच्चे को, किसको चाइल्ड कहोगे, जो 18 साल से कम है, जिसकी एज 18 साल से कम है, उसे तो बच्चा कहोगे। अगर उसके साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो पोक्सो के अंदर आना चाहिए। तो सामने दिख रहा है सीधा सीधा कि 9 साल की बच्ची के साथ ये रेप होता है, ठीक है, 9 ईयर ओल्ड के साथ। उसकी डेड बॉडी बाद में मिलती कई दिन बाद, 5 अक्टूबर को। आज कौन सा दिन है, 7 अक्टूबर हो चुका है, लेकिन किसी ने भी पोक्सो का केस ही रजिस्टर नहीं किया। अब बताओ पोक्सो लाने की फिर क्यों नीड पड़ी थी? इसीलिए तो नीड पड़ी थी कि ऐसे लोगों को तुरंत क्या दी जाए, सजा दी जाए विद इन 21 डेज, या जितना मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है उतने दिन में उसको सजा दो, और जितनी हार्ड हो सकती है उस हार्ड से हार्ड सजा दी जाए। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लूप होल्स बने हुए। तो फिर हमारे सामने एक एग्जांपल आ गया किसका, हमारे जो अभी मैंने कहा था ना कि एक जो आपका वेस्ट बंगाल रेप केस था, उस वेस्ट बंगाल रेप केस में एक बिल आया था, क्या नाम था, अपराजिता। याद रखना, ये जितने भी रेप केस हुए हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए, इंसिडेंट को देखते हुए, इस बार आपके एग्जाम में पैसेज आने के चांसेस बनते हैं। तो प्लीज इन सारे वुमेन से रिलेटेड चीजों से गो थ्रू हो जाना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके लास्ट टाइम जो जीके रिले हुई थी उसके अंदर मैंने एक ही टॉपिक उठाया था, कौन सा, वुमेन रिजर्वेशन या वुमेन के राइट्स को लेकर। उसमें जितने वुमेन से रिलेटेड न्यूज़ थी, 15 से 16 न्यूज़ थी, वो हमने पूरी एक साथ पढ़ ली थी एक सीक्वेंस में। वेदर इट वाज रेप केस, या फिर आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल था, आपका बिल्किस बानो केस था, आपका अडल्ट्री था, आपका इसके अंदर सेम सेक्स मैरिज था, आर्टिकल 21 में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, कौन कौन से जज थे, क्या डिसीजन था, सेम सेक्स मैरिज इज एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, हमने सब डिस्कस किया। तो आप भी ऐसा बनाना शुरू कर सकते हो। मैं बीच में आपको एक एडवाइस भी देना चाहूंगा, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, 5-7 टॉपिक के नाम लिख ले, और उनसे रिलेटेड जितने साल भर में न्यूज आई है ना, उन सारी न्यूज को एक साथ लिखने की कोशिश करें। यह सबसे अच्छा दूसरा अल्टरनेटिव तरीका होता है। मैं जनरली बताता हूं बच्चों को कि स्टेट के नाम लिख लो, पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसाम, ऐसे, ठीक है, बना लिया 28 कॉलम, और उसके अंदर उस स्टेट से रिलेटेड तुमने जो न्यूज़ पढ़ी है ना पूरे साल भर में, उसकी हेडिंग डाल लो, और फिर उनको रिलेट करके पढ़ना शुरू करो। तुम्हें जो मजा आएगा ना पढ़ने में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें हर चीज़ आती है। और मैं जानता हूँ उसमें से अगर तुम 500 लोग देखते हो तो उनमें से 20 लोग ही करोगे इस चीज़ को, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन हाँ, ऐसा करना शुरू कर देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैंने कहा अपराजिता बिल कब आया, वेस्ट बंगाल में। इसमें भी सजा के जो प्रोविजंस थे उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है जब तक तुम्हारे सामने ये लूप होल्स नजर आएंगे, समझ गए। तो फिर एक हमारी नाकामयाबी है, फिर हमारा जो सिस्टम वो फेल होता नजर आ रहा है। तो फिर आपके एग्जाम में आने के लिए एक और न्यूज उसमें कंटिन्यू जुड़ चुकी है। सिंपल। पोक्सो एक्ट क्या है तुम जानते हो, जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है वो मैंने परसों पहले दिन पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। ये सारी जो ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको एक बार दोबारा से कवर करने की कोशिश करना अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, समझ गए ना, ओके। अच्छा, अपराजिता बिल, नाम ही अपराजिता है, जबकि वो बेचारी पराजित हो चुकी है, उसको मारा जा चुका है ना। तो अब कोई फायदा नहीं है जब तक इनके एक्ट को स्ट्रॉन्ग ना किया जाए। देखो एक बार पोक्सो की रिपोर्ट देखना, पोक्सो एक्ट इन आसाम, दिल्ली एंड हरियाणा, रिपोर्ट बाय HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड सिविल डाटा लैब। बताया गया है कि इसके अंदर टोटल हरियाणा के अंदर 4,631 46131 केसेस आए हैं। टोटल 19,783 केसेस किसके रजिस्टर हुए हैं, पोक्सो के, ठीक है। तो ये सिंपल से थोड़ा सा डाटा भी याद रखना। सबसे ज्यादा पोक्सो के केस कहां पर हैं, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है, कितने, 82%। फिर कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। फिर नॉर्थ इंडिया को काउंट करोगे तो 89% कंबाइंडली, दिल्ली 365 केसेस। तो थोड़ा सा डाटा याद रखना। कौन लाता है डाटा, NCRB है ना, नार्कोटिक्स, सॉरी आपका नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, ठीक है। काफी बार पढ़ चुके हम। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है मुइजू टू मीट मोदी। देखो हुआ क्या था, मैं पूरी कहानी डिटेल में समझा देता हूँ, है ना। आज वैसे एग्जाम आपके द हिंदू के अंदर कुछ ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं है, तो 4-5 आर्टिकल हैं जो अच्छे से डिस्कस करने हैं हमें, ठीक है। उनमें से एक ही है, तो इसको पूरा ही समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये तुम्हारा इंडिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना।
और मैंने हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो तुम्हें तुम्हारे बेसिक ज्योग्राफी तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ज्योग्राफी नहीं आती ना तो तुम करंट अफेयर पढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने कहा छत्तीसगढ़, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत इमेज आ जानी चाहिए, छत्तीसगढ़ वहाँ है, उसके बगल में ये है, उसके बगल में वो है, वहाँ पर ये नेशनल पार्क है, ये रिवर फ्लो करती है, उसके बगल में बे ऑफ बंगाल है। अगर मैं गुजरात कहता हूँ तो आपको पता चलना चाहिए इधर आपका अरेबियन सी है, उसके अंदर गिर नेशनल पार्क है, उसके अंदर ये सब चीजें है। और जब तक तुम ये इमेज नहीं कर पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे, जब तक तुम्हारा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं दोबारा से समझना, ये क्या है हमारा इंडिया, आपको इस इंडिया, आप अपने घर में रहते हो ना, आपके घर की नॉलेज है ना आपको कि ये किचन है, ये बाथरूम है, यहाँ दादी सोती है, यहाँ दादा सोते हैं, ये पापा मम्मी का रूम है, ये मेरा रूम है, पता है ना। तो बस भारत के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज ही से शुरू कर दो, एक मैप ले आओ और उसको भरना शुरू कर दो, 2-3 दिन में उसकी प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। कैपिटल याद करने की कोशिश करो, समझ गए। सीएम अभी बहुत से जो स्टेट है उनके अंदर रिजल्ट आएंगे अभी है ना, जैसे हरियाणा और उसमें जम्मू कश्मीर में कल रिजल्ट आने वाला है, तो उनके सीएम जो बदलेंगे वो पढ़ लिए। कुछ दिन पहले गवर्नर चेंज हुए थे, वो पढ़ लिए। क्योंकि आपके एग्जाम में कोई रॉकेट साइंस नहीं आती, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये चीजें करते रहा करो, ठीक है। देखो मैंने कहा इंडिया है, ये कौन सा है, पाकिस्तान, ये कौन सा है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार, और ये कौन सा हो गया, चाइना। तो कितने देश बाउंड्री लगा रहे हैं अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो लगाता नहीं है क्योंकि बीच में पानी आ जाता है, तो ये तो मैं हटा दूं, ये तो पड़ोसी है नहीं, पड़ोसी वो होता है जिसकी दीवार में दीवार होती है, तो इनके साथ है। आपसे पूछेगा मैक्सिमम कौन लगाता है, हम इसको एक बार शुरू से देख लेते हैं। मैक्सिमम कौन लगाता है, तो याद रखना बांग्लादेश ही लगाता है। कौन लगाता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितनी बाउंड्री लगाता है, तो याद रखना आपकी 4096.7 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। फिर कहोगे दूसरे नंबर पे कौन लगाता है, तो सेकंड नंबर पे कौन लगाता है, चाइना लगाता है। चाइना कितनी लगाता है, 3488 किलोमीटर लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। और ये चाइना मैकमोहन को मानता नहीं है, वो LOAC को मानता है, 2000 किलोमीटर वाली को, जो इंडिया चाइना वॉर के बाद बनाई उसने, तो वो मैटर अलग है। सबसे कम किसके साथ लगाता है, तो सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान के साथ। ये अफगानिस्तान के साथ जो लाइन बनती है उसे कहते हैं डूरंड लाइन। क्या कहा जाता है, डूरंड लाइन, ठीक है। ये लगभग कितनी है, 106 किलोमीटर की रेंज में फैली है, समझ गए। उसके बाद ये सारे लगा रखे हैं इसने, ठीक है। अब मैंने कहा ये बाउंड्री है। अब इसी मैप में आप देखना ये क्या बना हुआ है, मालदीव्स। और मालदीव्स के अंदर टोटल 1200 एटोल क्या बने हुए हैं, आइलैंड्स बने हुए हैं। यानी कि छोटे छोटे 1200 क्या बने हुए, आइलैंड बने हुए, छोटे छोटे। और उनके ऊपर क्या बना हुआ है, तुम्हारा मालदीव्स बना हुआ है। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ टाइम पहले, जैसे चाइना की आदत है, देखो चाइना ने अपने इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है, डायमंड जैसे स्ट्रक्चर बना रखी है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो उसी स्ट्रक्चर में से एक मालदीव्स भी था। इसने क्या किया, मालदीव्स के अंदर ये जो प्रेसिडेंट है ना, मोहम्मद मुइजू, इसको सपोर्ट किया, इसकी पार्टी को सपोर्ट किया और इसको पैसे वैसे दिए अच्छे से। इसने वहां पर एक कैंपेन चलाया, इंडिया आउट, यानी इंडिया को बाहर निकालो। और इंडिया को बाहर निकाल दिया गया। हमारे जो मिलिट्री बेस थे सब हटा दिए गए। जैसे मिलिट्री बेस यहां से हटे तो आपने पढ़ा कि यहां से मिलिट्री बेस हटा तो हमने अपना मतलब कि हमारी आर्मी को हटा दिया गया, तो हमने जो एयरफोर्स बेस था उस एयरफोर्स बेस को तो कहां लगा लिया, अगलेगा आइलैंड के ऊपर लगा दिया, जो कि कहां पर है, मॉरिशियस के अंदर है। और जो हमारी नेवी थी उस इंडियन नेवी के बेस को कहां पर लगा लिया हमने, तो हमारे जो मिनिकोय आइलैंड, कौन सा, मिनिकोय, उसके ऊपर लगा लिया, ठीक है। तो हमने ऐसे चेंज किया, लेकिन इसने हमें वहां से हटा दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये भारत पहुंचा वापस और कहने लगा कि भारत मेरी क्या करो, हेल्प करो, मेरी मदद करो। अब इसने हाथ फैला दिए। उस समय इसने ये उंगली दिखाई थी, क्यों, क्योंकि इसके पीछे किसकी बंदूक है, चाइना की। लेकिन अब पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, जो भी हुआ तुम जानते हो चाइना की आदत क्या है। जैसे उसने श्रीलंका को बर्बाद किया था 2020 में, जब कोविड-19 आया था तो उसको खूब पैसा दिया, लेकिन आ गया कोरोना। उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे, टूरिज्म हो गया ठप, बेचारा पैसे नहीं दे पाया। तो उससे कहा कि ठीक है और पैसे लो और पहले वाले पैसे का लोन भर दो, समझ रहे हो, इंटरेस्ट पे कर दो। उन्होंने और पैसा लिया, हो गए बर्बाद। अब उनका हम्बन टोटा ले लिया लीज पे। ऐसे अब मालदीव्स को करने वाला था, मालदीव वाले समझ चुके, इनकी आंखें खुल चुकी हैं। जब इनकी आंखें खुल चुकी हैं तो इन्होंने क्या किया, तुरंत भारत की शरण में पहुंच गए। ऐसा नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी है। अभी हम सब डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो हुआ क्या, अगर मैं इनके रिलेशंस की बात करता हूं थोड़ा सा, तो सिंपल समझना, 100 मिलियन रुपया फॉर हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन द गादू। वहां पर एक जगह गादू, वहां पर हमने उनको 100 मिलियन रुपया दिया है। याद रखना, हमारा 1 रुपया वहां पे 5 रुपए के बराबर होता है।
जैसे हमारा 1 रुपया नेपाल में कितना होता है, नेपाल में 1.5 रुपया बन जाता है नेपाल में। इसलिए मोस्टली नेपाली यहाँ पर जॉब करने आते हैं कि 1 रुपया कमाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1000 लेके जाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, 10,000 लेके जाएंगे तो 15,000 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर 1 का 5 होता है। तो हमने उनको 100 मिलियन रुपया दिए ताकि वहां पर क्या उसके प्रोजेक्ट चल सके। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार न्यूज में आ चुका है। ठीक है, एक एक चीज इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। हम उनके साथ एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस अपने जो कह सकता हूं कि शेयर करते हैं, यानी कि हमारा उनसे रिलीजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम यहाँ भी मुस्लिम्स है। ठीक है, हमारी भाषा भी वहां से मैच खाती है। सॉरी, हम आपने एक नाम सुना होगा, नाम कब बना होता है नाम, तो सिंपल याद रखना 1961। किसने बनाया था इंडिया की तरफ से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। आपको पता है कि उस समय दुनिया में 2 पावर थी, एक थी यूएसए, एक था यूएसएसआर, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या चलता था, कोल्ड वार। ठीक है, तो आधी दुनिया इधर थी, आधी दुनिया इधर थी। हम किधर भी नहीं जाना चाहते थे। हम जब किधर भी नहीं जाना चाहते थे तो हमने नई पावर बनाई जिसको क्या कहा गया, नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या कहा गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसमें इंडिया और मालदीव एक साथ हैं, तो एक ग्रुप में हो गए। एक आपने पढ़ा होगा सार्क, है ना, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। चलो बताना कब बनाता है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं काफी बार। इसमें भी कौन है मेंबर, तो आप क्या, इंडिया मालदीव्स एक साथ हैं। ठीक है, हमारा पहली बार याद रखना मालदीव्स कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1956। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द मालदीव्स, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द मालदीव, है ना। मालदीव को रिकॉग्नाइज करने वाला पहला देश कौन था, भारत था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मालदीव्स के अंदर मैंने बताया 1200 क्या बने टोटल, कोरल आइलैंड बने। कोरल क्या होते हैं, कोरल रीफ से बने, समझ गए हो ना। कि जो होता है ना एक शंख होता है, आपने सुना होगा, जो मंदिरों में बजाया जाता था पहले। तो शंख जो होता है उसमें कीड़ा होता है बेसिकली ना। तो वो जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी स्ट्रक्चर बढ़ती चली जाती है, और वो जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और वो जो स्टोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, पत्थर जैसी, वो इकट्ठा होते क्या बन गया, कोरल आइलैंड बन जाता है। ठीक है, तो 1200 प्लस कोरल आइलैंड पे बना हुआ है, इसलिए तुम ज्यादा बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर भी वहां पे नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया मालदीव्स ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ, 1981। सिंपल याद रखना, 800 मिलियन $, क्रेडिट लाइन हमने उनको दे रखी है 2019 में। हमने उनको 2019 में 2019 में $800 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी थी कि जब चाहे वो पैसा यूज कर ले। जैसे तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, जब तुमने चाहे यूज कर लिया, बाद में अपने रिफंड कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे। पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द तमिल, आपने पढ़ा होगा, एक लिट्टे ग्रुप था, पढ़ा था क्या, वो लिट्टे ग्रुप कहां पर एक्टिवेट था, श्रीलंका, है ना। आपने पढ़ा होगा, पी प्रभाकरन ने बनाया था 1970s में, उसका 2009 में एनकाउंटर भी कर दिया गया था, मार दिया गया था। ये जो लिट्टे ग्रुप था ये एक्टिव था श्रीलंका में, और जब श्रीलंका में एक्टिव था तो इसको खत्म करने के लिए भारत की तरफ से उस समय 1987 में एक ऑपरेशन किया गया था। आई थिंक आपको याद होगा, ऑपरेशन पवन। और ऑपरेशन पवन करने वाले कौन थे उस समय, पंडित हमारे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। पहली बार हमारी इंडियन आर्मी कहां पर जाती है, श्रीलंका जाती है, आउटसाइड ऑफ इंडिया जाती है, और ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन पवन। और लिट्टे ग्रुप के लोगों को लिटा दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1988 में फिर हम जाते हैं कहां पे, मालदीव्स। और मालदीव्स में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन कैक्टस। और ऑपरेशन कैक्टस में हमने वहां के लिट्टे ग्रुप के लोगों को मारा। उसके बाद इन्हीं लिट्टे ग्रुप के लोगों ने राजीव गांधी जो थे आपके, उनका 21 मई 1991 को क्या कर दिया था, असैसिनेशन कर दिया था। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या हुआ, ऑपरेशन नीर, हमने एक ऑपरेशन नीर किया था। चलो कमेंट करके बताना कौन से ईयर में किया गया था। ठीक है, ये आपके लिए घर का क्वेश्चन है। फायर आउटब्रेक, यानी कि जो देखो, जो मालदीव है ना, उसकी कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल है माले। इस माले के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम था माले वाटर एंड सीवेज कंपनी। उस कंपनी में आग लग गई, और जब आग लग गई तो वहां पर जो पानी वानी था वो बनना बंद हो गया, क्योंकि चारों तरफ जो है सॉल्ट वाटर है, क्योंकि ओशियन भरा पड़ा है, तो इनको पानी के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो इनको पानी किसने भेजा, हमने भेजा। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन नीर। ये भी याद रखना, आपसे कुछ भी पूछ सकता है इन चीजों से। आज तक के हुए सारे रिलेशंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना ने क्या बना रखे हैं, स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स। देखो सिंपल समझना, ये दिख रहा है आपको, ये आपका चाइना है। चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए एक डायमंड जैसी स्ट्रक्चर बना रखी है। जैसे यहाँ पर मंगोलिया में इसने पोर्ट बना रखा है, चाबार ईरान में इसने अपना इन्फ्लुएंस कर रखा है। ठीक है, ओमान के दुकम उसके अंदर पोर्ट के अंदर, यहाँ पर जो सीचल्स है उसके अंदर। ठीक है,
यहाँ पर जो इंडोनेशिया है वहाँ पर इसने सबांग जो पोर्ट है उसके ऊपर कर रखा है, सिंगापुर में चांगी, वियतनाम के अंदर, जापान के अंदर, मतलब इंडिया को चारों तरफ से इसने घेरने के लिए क्या बना रखा है, डायमंड, या कह सकता हूँ स्ट्रिंग ऑफ द पल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, इन सारे जो स्ट्रिंग ऑफ द पल्स में जो जो मैंने नाम बताए है ना, प्लीज इनको भी एक बार लिख लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है तुमसे पूछ ले, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज बन चुकी है ये। मालदीव स्टार्टेड यूजिंग चाइना कार्ड टू बार्गेन विद इंडिया। मालदीव ने क्या किया, इंडिया के सामने चाइना कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मैं चाइना की शरण में चला जाऊंगा वरना इतने पैसे दो, मैं चाइना के पास चला जाऊंगा वरना इतने दो। तो हम उनकी बार बार हेल्प भी करते हैं, लेकिन हेल्प करने के एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हम मानते हैं कि देखो नेबरहुड, देखो आप एक बात समझना, जिंदगी में ना कभी कुछ भी हो जाए, कभी किसी के साथ इतने रिश्ते खराब मत करना कि तुम उससे दोबारा, जब तुम्हारी दोस्ती हो ना तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है उसने गलत किया, ठीक है उसको वहीं भूल जाओ, ठीक है तुम्हारी बात नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा बदतमीजी मत करो कि जिंदगी में कभी तुम्हें हेल्प मांगनी पड़े तो उसके सामने तुम्हें शर्मिंदगी हो और तुम मांग ही ना पाओ। बस यही कहा गया है। इंडियाज फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मानते हैं। ठीक है हमारे साथ लड़ाई दंगे किए थे, ठीक है तुमने हमारी भैंस चुरा ली थी, क्या हो गया, हम फिर भी तुम्हें दूध पिला देंगे, समझ में आ रही है। तो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होती है, तो हमने फिर से उनका वेलकम किया, आइए। तुमने गलती हो गई तुमसे, है ना, तुमसे गलती हो गई, तुम दूसरी जगह चले गए थे ना, तुम भटक गए थे। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं एग्जाम पास आता है तो भटक जाते हैं, कोई उस इंस्टीट्यूट में भाग रहा है, कोई उसमें भाग रहा है, अल्टीमेटली नंबर नहीं आते हैं, उसके बाद होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए नेबरहुड पॉलिसी हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो आप आइए, आप अपना काम कीजिए, बस समझ गए। तो सिंपल सा यहाँ पे है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बात समझ में आ रही है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कैपिटल क्या है, माले मैंने बताया, कितना एरिया है, 300 स्क्वायर किलोमीटर बना हुआ है। एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, एक्वेरिन, ठीक है, एक्सरसाइज दोस्ती, एक्सरसाइज एकता, ऑपरेशन सील्ड हमने चला रखा है 2021 से। तो ये सारी उनके बीच में एक्सरसाइज है, तो आपको एक साथ जगह मिल गई, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी हमने साइन किया हुआ है, क्या नाम है उसका, अद्दू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। इसमें क्या है कि देखो ड्रग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ड्रग्स को कम करने के लिए, वहाँ पे ड्रग जो लेते हैं लोग उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चला रखा है, कौन सा, आदू रिक्लेमेशन। तो ये भी याद रखना। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, एक वहाँ पे कैपिटल क्या है, माले, तो वहाँ पे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाएगा, जो इंडिया की एक कंपनी एफकॉन कंपनी, उसने स्टार्ट किया था कब, अगस्त 2021 में, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर हम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो वो हमारे साथ क्या कर रहा है, फिर भी हम उसकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, और उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो भारत की शरण में आ चुका है, जैसे बांग्लादेश को हो चुका है। बांग्लादेश फिर से देखना इंडिया की शरण में आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। मे भी इंडिया को ऑफर ही कर दे कि हमें तो तुम्हारे अंदर ही मिला लो, इंडिया में मिला लो, है ना, हम तो तुम्हारे अंदर ही मिलकर रह लेंगे, ठीक है। किसी ना किसी दिन पाकिस्तान भी आ जाएगा, ठीक है, वो बात की बातें हैं, ठीक है। मालदीव स्टार्टेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन विद चाइना इन 2017, ये उसने गलती कर दी, ये उसने चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब उसको गलती का एहसास हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चार बातें सिंपल सी याद रखना। ये क्या आपका, तो स्ट्रिंग ऑफ द पल्स बना हुआ है, इनको एक बार याद कर लेना सारे नामों को, ठीक है। ये आपका क्या है, मालदीव्स के बारे में थोड़ी सी स्ट्रक्चर बचा रखी है। अगर मैं और थोड़ा सा डिस्कस करूं तो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, जैसे समझना, मैं अगर कहूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्री है, तो आप कहोगे सर रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। जो सर रेड क्लिफ ने 1947 में खींची होती है, जो भारत इंडिपेंडेंट हुआ था माउंटबेटन प्लान के समय, आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हो। मैं अगर कहूं कि आपसे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप तुरंत कहोगे कि सर ये तो डूरंड लाइन है, ठीक है, ये तो हमें याद है, ये क्या ही बता रहे हो ना, इतनी बार पढ़ चुके हैं। फिर मैं आपसे कहूँ कि चलो बताओ इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, क्योंकि ये सारे डिस्प्यूट रहते हैं, तो आप कहोगे सर ये भी क्या बता रहे हो, ये भी हमें पता है, मैकमोहन लाइन है, हम तो इनकी लेंथ भी बता देंगे, इतना पढ़ चुके हैं, है ना, ऐसा कुछ कहोगे। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा इंडिया और मालदीव्स को कौन सेपरेट करता है, तो याद रखना, आपकी जो पहली क्लास हुई होगी ओरिएंटेशन क्लास, तो उसके अंदर मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, बेसिक ज्योग्राफी, तो मैंने उसमें पढ़ाया होगा कि ये जो आपके जो आइलैंड, देखो ये लक्षद्वीप है, ये मिनिको, ये इसी का पार्ट है, याद रखना, है ना, इसी का पार्ट है। इसके नीचे क्या है, मालदीव्स। तो मालदीव्स एंड इंडिया इज सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल, याद रखना, ये आपके क्लैट में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 साल पहले का, ठीक है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडिया एंड मालदीव्स, क्योंकि ये इंडिया का तो पार्ट है। अगर पूछे विच चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, तो याद रखना 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। फिर आपसे पूछेगा यहां पर, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, याद रखना, ऊपर अंडमान निकोबार, इन दोनों को 10 डिग्री सेपरेट करता है। और इधर कौन सी कंट्री आती है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को कौन अलग करता है भारत से, तो याद रखना द ग्रेट चैनल, कौन करता है, द ग्रेट
चैनल। और ये क्या बने होते हैं? इमेजिनरी लाइन होती हैं, क्योंकि तुमने पाकिस्तान के साथ तो तार लगा दिए, पानी में तार थोड़ी ना लगाओगे, तो इमेजिनरी लाइन होती है, सिंपल याद रखना। जैसे 9 डैश लाइन सेपरेट्स चाइना टू फिलीपींस, है ना, साउथ चाइना सी वाला डिस्प्यूट हमने पढ़ा था, तो सेम ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, समझ गए? बढ़ जाए आगे, ये आपकी स्ट्रक्चर है, तो इसको 2-3 बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा। ये इंडिया, ये श्रीलंका, यहाँ पर क्या बना हुआ है आपका? पाक स्टेट बनी हुई है, इधर गल्फ ऑफ मन्नार बनी हुई है। ये जो कनेक्ट करता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कह देते हैं एडम्स ब्रिज कह देते हैं, ठीक है, एडम्स ब्रिज। और मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर की नॉलेज होनी चाहिए, तो एक बार मैप को भरना शुरू कर देना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये वाली चीज़ कहाँ पाई जाती है, आपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन आपका दिमाग चलता है, आपने पूरे भारत के मैप को याद कर रखा है। अच्छा, माउंटेन तो वहाँ है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ तो लोहा तो माउंटेन में मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आता है। और याद रखना, एक पैसेज ऐसा आता है एग्जाम के अंदर जो किसी को नहीं पढ़ा होता, बहुत रेयर बच्चों ने पढ़ा होता है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर सकता वो पैसेज आएगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे होते हैं, जिनको सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो भी कर देते हैं, वो उसमें भी 28 में से 26-7 तक हिट कर देते हैं। क्यों? एलिमिनेशन। तो हमेशा मैं एलिमिनेशन सिखाने की कोशिश करता हूं, तो वही उसी के लिए मैं कह रहा हूं, इसको जस्ट एक बार देख लेना, ठीक है, फॉर योर बेनिफिट। नेक्स्ट कौन सा है? ए लर्निंग कर्व। ए लर्निंग कर्व समझना, आउटकम्स ऑफ द पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट नीड्स मॉनिटरिंग। अभी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम क्या है? सरकार ने लॉन्च किया है, 3 अक्टूबर को लॉन्च किया, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम मेरे को 4 तारीख को ऐड करनी थी, लेकिन उस दिन मैं भूल गया था, है ना, तो आज फिर से आ गई न्यूज में। पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या टारगेट है इसका? कि लगभग 4.1 करोड़ यूथ को क्या देनी है? जॉब देनी है। क्यों? क्योंकि अभी एक डाटा आया था कि आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ना आपने पढ़ा होगा, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कब बनी थी? 1919। और 1 मई को क्या बनाया जाता है? लेबर डे। क्या बनाया जाता है? लेबर डे भी मनाया जाता है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस आईएलओ ने एक रिपोर्ट दी थी कि भारत में आउट ऑफ 183 जो यूथ है वो क्या है? बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो अब इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम आई है, जिसमें 4.1 करोड़ यूथ लोगों को जॉब दी जाएगी, ठीक है। ये 2 दिसंबर से स्टार्ट होगी। इनिशियली इसमें 1.2 लाख इंटर्न होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसका टारगेट है 2029 तक 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप खत्म करवा देना, और उसके बाद उन लोगों को जॉब दिलवा देना। और किस चीज के अंदर इंटर्नशिप? डिजिटल सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देना। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे एक व्हाइट टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, बहुत से लोग पीछे लिखा रहता है दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, है ना, ये सब वही है ना। तो एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई कि उनको स्किल देंगे और फिर उनको जॉब दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ओके। चलो इसी बात पे मुझे एक क्वेश्चन बताना, दीनदयाल उपाध्याय स्किल योजना कब आई थी? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे लिए, ठीक है। चलो ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर इसमें आ ही गई हमारे सामने तो बताना कब आई थी, ठीक है। और याद रखना, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। Government looking to align some indicators of India's BRAP 2024 index with the World Bank's Be Ready index। देखो, वर्ल्ड बैंक क्या है तुम सब जानते हो, कब बना था वर्ल्ड बैंक? 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पे वर्ल्ड बैंक का? तो आप कहोगे सर वाशिंगटन डीसी। मैं आपसे कहूंगा कि वर्ल्ड बैंक जो है, इस वर्ल्ड बैंक में इसका हेड कौन है आज के दिन, यानी कि इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो भी आप कह दोगे सर ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, अजय बंगा। और ऐसा तुम्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि याद हो जानी चाहिए चीजें, एग्जाम पास है तुम्हारा, ठीक है। अजय बंगा इंडियन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी का एक छोटा भाई क्या होता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कब बना था? 1944। ये भी वाशिंगटन डीसी। इसकी हेड कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है, सिंपल याद रखना। अब मैंने कहा इसने एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम है बी रेडी इंडेक्स, बिजनेस रेडी इंडेक्स। इसका काम है ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय द वर्ल्ड बैंक। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन 2021, यानी कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से था। 2021 में इसका नाम बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया? बी रेडी 2024। इसने कुछ बताया है कि हमारे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है, वो इसने 2-4 बातें बताई हैं। 7% बताया इसने, ठीक है, इसको याद रखना बस। सिंपल 1 लाइनर न्यूज थी, है ना। किसका पार्ट है वो? वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स द 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। देखो हुआ क्या, आपने डीआरडीओ पढ़ा होगा, है ना। डीआरडीओ के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, कब बना था डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना होता है? 1958।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो आप कहोगे कि सर न्यू दिल्ली में इसका क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है। हु इज द करंट हेड, तो आप कह दोगे सर समीर वी कामत इज द हेड। ठीक है, यही है। डिफेंस के जितने वेपन बनाता है यही बनाता है, रुद्रम, रूमी, ये जितने भी मिसाइल है, गौरव, ग्लाइड जो बॉम्ब बनाया था वो सब यही बनाता है। किसी के साथ कोलैबोरेट हो जाता है बाद की बात है। ठीक है, अभी करता क्या, डिफेंस के वेपन बनाता है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे यहाँ पर जो डीआरडीओ है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बंदा कौन था, जिसकी वजह से तुम मिसाइल में क्या हो चुके, मिसाइल पावर्ड हो चुके थे, तो कौन था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1983 में एक प्रोग्राम चलाया था, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, अगर तुमने डीआरडीओ पढ़ा होगा तो तुम्हें आता होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले 1983 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी। और इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया था कि एक डिपार्टमेंट था डीआरडीओ, क्योंकि ये पहले से बन चुका है, कुछ काम नहीं करता था, खाली बैठा रहता था, तुम्हारी तरह पढ़ता लिखता भी नहीं था ना। एक डिपार्टमेंट था, कौन सा, ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये बना था 1958 में, ये बना था आपका कब, 1712 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना कोलकाता। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या करता था, ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आज भी चंडीगढ़, अंबाला, बहुत सी बड़े बड़े शहरों में है। इसका काम था गन बनाना, तो ये बेसिकली गन फैक्ट्री थी, और ये अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही थी, क्योंकि 1712 में बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाकर एक प्रोग्राम चलाया, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1983 एंड कब तक चला, टिल 2008 तक चला, ये भी ध्यान रखना। और इसी प्रोग्राम के अंडर इन्होंने क्या बनाई, मिसाइलें बनाई, पटना, PATNA, पटना। ठीक है, सिंपल समझना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश, समझ गए। पृथ्वी क्या है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अग्नि क्या है, लॉन्ग रेंज है, क्योंकि 1000 से ऊपर होती है। अभी अग्नि 5 हमने टेस्टिंग की थी। ठीक है, अग्नि 5 को ही क्या नाम दिया गया था, तो अग्नि 5 को ही हमने नाम दिया था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल याद रखना। ठीक है, त्रिशूल और आकाश ये क्या होते हैं, डिफेंस सिस्टम, जो इसकी बात कर रहा है। समझ में आ रही है, तो मैं सिर्फ इसी को फोकस कर लेता हूं, ये चीजें हम डीआरडीओ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो हमारे पास डिफेंस सिस्टम कितने थे, 2 है ना। एक कौन सा था, एक कौन सा था आपका त्रिशूल, और एक कौन सा था आपके पास, तो दूसरा आपके पास था आकाश। त्रिशूल की जो रेंज है वो कितनी है, लगभग इसकी रेंज कितनी है, 10 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है, लगभग 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर दूर से अगर कोई तुम पे अटैक कर रहा है, तो तुम उस मिसाइल को अपने यहां पर गिरने से 25 किलोमीटर पहले खत्म कर दोगे। कर दिया तुमने, बच गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि अगर वो 25 किलोमीटर दूर भी टूटी, फूटी, ब्लास्ट हुई, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो क्या चाहिए, एक लॉन्ग रेंज का भी चाहिए। तो लॉन्ग रेंज का क्या है हमारे पास, तो याद रखना S-400। और S-400 हमने किससे ले रखा है, तो याद रखना रशिया से ले रखा है। किससे, रशिया से। टोटल 5 है हमारे पास, लगभग 40,000 करोड़ रुपीस में हमने डील करके इनको लिया होता है। 3 चाइना की तरफ, 2 पाकिस्तान की तरफ हम रख के बैठे हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट याद रखना आयरन डोम, जिसका एग्जांपल तुम डेली देखते हो। अरे ईरान है ना, हमास, सऊदी तीसरे दिन मिसाइल छोड़ देते हैं इजराइल पे, और इजराइल क्या करता है, 90+% को क्या कर देता है, हवा में खत्म कर देता है मिसाइलों को। किससे, आयरन डोम। तो आयरन डोम इज द क्या कह सकता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है। और इसका नेवल वर्जन क्या है, सी डोम। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये 3 है। अब बात ये आती है कि मान लो लड़ाई हो रही है और तुम गाड़ी के पास नहीं हो जिसमें से तुम लॉन्च कर सकते हो उसको, और सामने इसको मिसाइल आ गई, अब क्या करोगे। तो पहली इंडिया ने बनाई, याद रखना, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि फौजी भाई अपने कंधों पर इसको रखकर घूमेंगे और सामने से मिसाइल आती दिखेगी तो उसको उड़ा देंगे। ये सलमान खान का रॉकेट लॉन्चर नहीं है, रेस 3 वाला, समझ में आ रही है ना बात। ये क्या है, एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम। ठीक है, बात समझ गए। पहला बनाया हमने, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या नाम है इसका, वीसोड, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। आई थिंक समझ गए होंगे। मैन पोर्टेबल है, डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर पे काम करता है, 6 किलोमीटर तक काम करता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका RCI के साथ मिलकर डीआरडीओ ने बनाया है, रिसर्च सेंटर इम्पार्ट के साथ। लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट को खत्म कर सकता है, 6 किलोमीटर तक, समझ गए। शॉर्ट रेंज है, लाइट वेट है, जब हाथ में उठा के चल रहा है तो लाइट वेट ही होगा। पहली बार ये किसने बनाया था, USA और USSR ने 1990s में बनाया था, और अब हमने भी इसको बना लिया है। तो सिंपल सा याद रखना। और ये जब तुमने डीआरडीओ पढ़ा था तो मैं लिखवा चुका हूं उसमें कि हम आगे चल के इसको बनाने वाले हैं, तो ये अपडेटेड हो चुका है पहले। ठीक है, तो आई थिंक आपको आता भी होगा। चले, ओके।
गार्जियंस ऑफ द फ्लॉक वॉल्स में बी विलेंस इन द बहराइच। आपने देखा होगा यूपी के बहराइच में एक सीन चल रहा है ना, बहुत सारे भेड़िए वोल्फ आ चुके हैं, और उन भेड़ियों ने क्या किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया। और जब भेड़ियों ने मारना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो काफी दिन से न्यूज में भी चल रहा था, तो आज ये न्यूज में आया भी था, तो हमने इसको पिक कर लिया और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल याद रखना, जो आपके भेड़िया होता है इसका नाम क्या है, इंडियन ग्रे वोल्फ है ना। सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन है, इंडियन ग्रे वोल्फ। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस लूपुस है ना। हालांकि देखो इसका नाम क्या है, कैनिस लूपुस है ना। यूपी के उसमें वेराइज में मिला है, देखने में लप्पू सा है ना, लूपुस है, लेकिन याद रखना ये जब अटैक करता है तो लोगों की जान भी चली जाती है। ठीक है, सिंपल से याद रखना। इसका साइज कितना होता है, 26 से 38 इंच लेंथ होती है, लगभग 40 से 60 पाउंड का वेट होता है। इसका स्टेटस क्या है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनवायरमेंट में आ जाते हैं। IUCN स्टेटस क्या है, इसका लीस्ट कंसर्न है, मतलब ध्यान नहीं देना इस पे, दुनिया भर के 2-4 मर गए तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर ऐसा कोई अटैक करता तो आप मार सकते हो, आपको कोई सजा नहीं पड़ने वाली। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972, तो उसमें तो बचाना पड़ेगा है, तो जंगली जानवर कौन से शेड्यूल में, उसमें शेड्यूल नंबर 1 में है। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे बहुत अच्छा सा प्यारा सा, कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिन जानवर को हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 4 और 5 में आते हैं, मारा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऊंट हो गए थे, वो सऊदी अरब से ऊंट ले आए थे, और इतने ऊंट हो गए कि वहां पर ऊंटों की संख्या बढ़ती चली गई। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है कि अगर मैं कहूँ ये ऑस्ट्रेलिया बना है, तो इसके इस तरफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज आती है, उसके इस तरफ है ना, इसके इस तरफ बस लोग रह सकते हैं, इधर पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, विक्टोरिया, दुनिया भर के। तो ये ऊंट क्या करने लगे, शहरों में आने लगे और लोगों को घर का पानी पीने लगे। अब पानी पीने का वैसे ही नहीं है, क्योंकि बगल में ओशियन रह गया, तो पानी पीने का होता ही नहीं, बहुत तकलीफ से मिलता है। वो घरों का पानी पी जाते थे। तो उन्होंने कहा 2019-20 की बात है, उन्होंने क्या किया, रेगिस्तान में दौड़ा दिया और ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठ के सब ऊंटों को मार दिया। अब कहा गया कि यार इनको मारा गया तो क्या कंसर्न नहीं होगा, यूके तक बात नहीं पहुंचेगी, यूनाइटेड किंगडम तक, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वहीं का हुआ है। तो कहा गया नहीं, उनको कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसे जानवर जो इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका होना ना होना कोई इंपैक्ट नहीं डालता, हम उसको मार सकते हैं। उसको कहते क्या है, उसका वर्ड क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताना, ये काफी न्यूज में आता है। समझ गए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं क्लासरूम में। नेक्स्ट है इंडियन वॉल्फ है ना, सिंपल से याद रखना, कैनिस लूपुस पैलिपिस। ठीक है, टेकिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, आसाम इनोग्रेट्स 21 को डिस्ट्रिक्ट। देखो आसाम पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने क्या किया है, अपने यहाँ पर जो को डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं। को डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, सिंपल सा, तो याद रखना, जैसे देखो एक होता है सेंटर, ठीक है, एक होता है सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, विलेज है ना, गांव, समझना, विलेज गांव। भारत में कितने विलेज बने हुए हैं टोटल, तो 2011 के सेंसस की बात करूं तो 6,40,000 के आसपास गांव थे। तो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी देश की बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसका गांव, उसके गांव बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अगर गांव को तुमने सुपर कर दिया ना, उसको पावर दे दी, तो तुम क्या कर सकते हो, देश को आगे बढ़ा सकते हो। इसे हम कहते थे, ये था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर मोदी जी के पास ही सारे पावर है, पीएम के पास ही, सेंटर के पास ही, तो सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन यही पावर अगर मैं गांव गांव तक पहुंचा दूं तो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कौन लाया था, तो ये लेकर आया था आपका कौन, लॉर्ड रिपन। कौन लेकर आया था, लॉर्ड रिपन 1881 में, जिसको गांधी जी ने सपोर्ट किया और इसीलिए इसको गांधीयन प्रिंसिपल में भी डाल दिया। आर्टिकल कौन सा डाल दिया, 40 में डाल दिया। बाद में आपको पता है 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। अब बात करते हैं न्यूज की। आसाम के अंदर एक होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अगर मैं को डिस्ट्रिक्ट बना दूं तो और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो गया पावर्स का। पहले तुम एक ऑफिसर से मिलते थे, वो ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा था, अब को डिस्ट्रिक्ट बना दिए, एक डिस्ट्रिक्ट के 6 पार्ट कर दिए। अब उन 6 पार्ट के 6 ऑफिसर अलग है, उनका एक ऑफिसर अलग है, तो उसके पास अलग पावर है उस पर्टिकुलर इलाके की, उसके पास उसकी, उसके पास उसकी, उसके पास उसकी, उसके पास इन सबकी। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्सेस टू पावर हो गया, एक्सेस टू रिसोर्सेज हो गया, है ना, एक्सेस टू डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किससे, गवर्नमेंट से हो गया। तो इससे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो बस याद रखना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आई थिंक समझ गए होंगे ना क्या मैटर है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें ना। सिंपल सी बात है कि क्या बना दी गई है, पहला स्टेट जिसमें को डिस्ट्रिक्ट कौन है, आसाम। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, ओके, ताकि गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है,
IF अलर्ट्स गवर्नमेंट एज चाइनीज स्पाई बैलून्स साइटेड। देखो ये आपके ट्रिब्यून इंडिया का एक छोटी सी हेडलाइन थी कि जो इंडियन एयरफोर्स है, कब बनी थी इंडियन एयरफोर्स, तो याद रखना 1932, ठीक है। आपकी आर्मी कब बनी होती है, तो आर्मी बनी थी 1895, और आपकी एयरफोर्स तो लिख चुका हूं मैं। आपकी नेवी कब बनी थी, तो नेवी बनी होती है 1950, सिंपल याद रखना। इसने कहा कि हमारे ऊपर क्या देखे गए, स्पाई बैलून्स देखे गए, किसके, चाइना के। बस सिंपल से याद रखना, दोबारा न्यूज में आएगा तो मैं फिर पढ़ा दूंगा, क्योंकि कुछ साल पहले आपके यूएसए में ऐसा हुआ था कि चाइनीज बैलून देखे गए थे और बहुत ऊपर उड़ रहे थे वो, और वो स्पाई बैलून थे, उनमें कैमराज लगे थे, उनके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के सारे कह सकता हूं कि जो भी रिसोर्स होते हैं सब लगे हुए थे, तो वहां से स्पाई कर रहे थे ना। आप समझते हो स्पाई करना क्या होता है। तो उसने यूएसए ने उसको उड़ा दिया था हवा में। और अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे ऊपर भी ऐसे देखे गए हैं बैलून जो कि चाइना के हो सकते हैं। तो मे बी ये अलार्मिंग इश्यू हो सकता है, मे बी ये खत्म हो जाए। तो आज न्यूज में था, तो हम 2-4 दिन बाद फिर इसको देख लेंगे। सिंपल याद रखना क्या होता है, स्पाई बैलून्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसको मैं स्किप कर देता हूं। इंडियाज एनर्जी डिमांड टू ट्रिपल बाई 2050, वुड मैकेंजीज विटवर्थ। देखो हुआ क्या, एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, देखो सिंपल याद रखना, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इसने बताई 7%। पावर डिमांड कितनी बढ़ चुकी है इंडिया में, 8% बढ़ चुकी है। आपसे पूछेगा इंडिया ग्लोबली अगर देखा जाए पावर मार्केट में कौन से नंबर पे है, तो 3rd लार्जेस्ट पावर मार्केट ग्लोबली है। एक्सपेक्टेड कितना है इंडिया के पास कि कितना हो जाएगा, 2050 तक ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। आपने सुना होगा सोलर पावर, है ना, आपने सुना होगा विंड पावर, ठीक है, आपने सुना होगा हाइड्रो पावर। ये सारी की सारी क्या है, कंबाइंडली रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और हम इस पे क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि 2070 का टारगेट अचीव करना है, सिंपल, ठीक है। तो 2-4 फैक्चुअल डाटा याद रखना। 2030 तक हम चाहते हैं कि 200 गीगावाट सोलर से बने और विंड कैपेसिटी से बने, ठीक है। 2nd लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है इंडिया दुनिया के अंदर, ठीक है। ये सारी यहीं से निकली हुई बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये घर से नहीं लाई हुई है, तो इनको याद जरूर कर लेना, ठीक है। 70% एनर्जी कम्स फ्रॉम द कोल, कोयले से आती है। हम चाहते हैं 2030 तक 50 गीगावाट कहाँ से आए, कोयले से, और 10 गीगावाट कहाँ से आए, न्यूक्लियर पावर से। उसके लिए हम ये सेटअप कर रहे हैं। तो इसने बताया कि इंडिया के जो एनर्जी है वो 2050 तक ट्रिपल हो जाएगी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट्स बिहाइंड इजराइल्स बैन ऑन द यूएन चीफ। देखो अभी यूएन के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरस, वो गए इजराइल, और इजराइल ने उनको अंदर ही नहीं आने दिया, बोले यहीं से निकल जाओ। अब सोचो, यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूनाइटेड नेशन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। उसका चीफ जाता है और उसको गेट से भगा दिया जाता है, और कहा जाता है कि तुम्हें इसलिए भगाया जा रहा है क्योंकि तुमने क्या किया था, हमास, हिजबुल्लाह और हाउदीज और ईरान को क्या किया था, सपोर्ट किया था, इसलिए हमने भगा दिया। सोचो, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, उसी दिन उन्होंने वायलेंस कर दी। बात समझ में आ रही है, कॉन्सिडेंट देखो आप। ये एक बंदा यूनाइटेड नेशन का चीफ जाता है, उसको कहते हैं हम तुमसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने उनको सपोर्ट किया। एक छोटा सा देश इजराइल 1948 में बना, और वो पूरी दुनिया को परेशान किए हुए, क्यों, क्योंकि उसके पीछे अल्टीमेटली कौन है, यूएसए। पता है आप लोगों को, यूएसए सपोर्ट करता है उसको, यूएसए ने जानबूझ के बसाया था उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं कह भी चुका हूँ, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो भी डालेंगे हम, ठीक है, जैसे टाइम मिलता है, ठीक है। हुआ क्या, इसने उसकी एंट्री बंद कर दी, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन है ये एंटोनियो गुटेरस, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी। कब बना था यूनाइटेड नेशन, 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे बनाया जाता है। कितने इसके पार्ट है, तो 6 मेजर ऑर्गन्स है इसके। कौन कौन से, तो आपको पता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर पूछे यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने मेंबर है, तो सिंपल याद रखना, यूनाइटेड नेशन में टोटल मेंबर है 193 + 2, और 2 क्या है, इसके ऑब्जर्वर कंट्री है, कई बार पढ़ा हम लोगों ने। एक कौन है इसके अंदर, वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी क्या है, दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, जो कि कहां बसा हुआ है, रोम सिटी के अंदर बसा हुआ है, यानी कि रोम शहर के अंदर बसा हुआ है। अगर पूछे दूसरा कौन सा है, तो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन जिसको कहते हैं, और इसी के अंदर तो पूरा इजराइल का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि इजराइल पहले पैलेस्टीन था, इसमें जबरदस्ती इजराइल को बसा दिया, और उसके बाद कब 1948 में, तब से आपस में लड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ तक बात आ चुकी है कि न्यूक्लियर वार होने की नौबत आ चुकी है। ये बेचारा वहां गया था, उसको भगा दिया गया, क्यों, उसने कहा कि UNRWA, यूनाइटेड नेशंस वार रिफ्यूजी एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जो 1950 में बना था। कह रहा है कि जब हम लड़ाई करते हैं तो यूनाइटेड नेशन उन लोगों की हेल्प करता है,
ठीक है, तुम हमास की हेल्प करते हो, हिजबुल्लाह की हेल्प करते हो, हाउदीज की हेल्प करते हो, तो उन्होंने उसको आने से मना कर दिया। अब याद रखना 2-4 बातें यहीं से, बाकी हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 100, उसके पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो हेड है उसको कोई भी देश जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर देश उसको आने से मना नहीं कर सकता, उसको डिनाई नहीं कर सकता उस देश में एंट्री करने से, लेकिन इसने कर दिया है ना। ऐसी हरकतें होती रहती है, सब डॉक्यूमेंटेशन में काम होता है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। बस याद रखना चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है यूएन का ये, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली अपॉइंट करते हो। जनरल असेंबली में कितने मेंबर होते हैं? 193+2। अभी कौन है इसका हेड? एंटोनियो गुटेरेस। बस इतना सा पढ़ लेना, ठीक है, बाकी हम इसको अच्छे से वहां डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हलारी डंकी, देखो हलारी डंकी क्या है? ये कि एंडेंजर्ड ब्रीड है, याद रखना एंडेंजर्ड। ये सिर्फ 500 रह चुके हैं, कितने? 500 रह चुके हैं। कहां पाए जाते हैं? हलार रीजन में, गुजरात में, जामनगर और द्वारका वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। हुआ क्या, ये सफेद रंग के होते हैं, काफी बड़े होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सोशल एनिमल होते हैं, और इनको पालने वाली कम्युनिटी का नाम क्या है? भारवाड एंड राबरी। लिख लेना इन सारी चीजों को, ठीक है। और इसको कुम्हार जो है पोटर कम्युनिटी वो भी पालती है। अब समझना इसका प्राइस है 1 लाख रुपए प्लस, और इसका जो दूध है ना, दूध इस इन गधों से, इन गधे जो भी है, इनका दूध जो है ये कितने रुपए किलो बिकता है? 7,000 रुपए किलो। इसका पनीर 25,000 रुपए किलो अप्रोक्सीमेटली बिकता है। अब सोचो क्या नीड रही होगी। याद रखना इन गधों से निकलने वाला या जो ये जो दूध होता है, इनका मिल्क होता है, हलारी डंकी मिल्क, इससे तुम्हारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। चाइना इनको खरीदता है इंटरनेशनल मार्केट में, 1 किलो दूध की कीमत है 7,000 रुपए किलो। और ये जो गधे हैं ना, ये कम होते जा रहे हैं, 500 से भी कम बचे हैं, तो इनको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया गया है। और जो तुम्हारी गुजरात की दिख रहे हैं गधे, जो तुम्हारी गुजरात की, ठीक है, गुजरात की जो तुम्हारी सहजीवनी ट्रस्ट है एक, ठीक है, और वहां पर गुजरात एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बना हुआ है एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, वो चाहता है कि इसको हलारी ब्रीड को कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। कहां पर पाए जाते हैं? तो याद रखना जामनगर, ठीक है, और आपके देवभूमि द्वारका, इस वाले रीजन में ये पाए जाते हैं, सिंपल याद रखना, ठीक है। और भारत में कहीं नहीं मिलते हैं। अभी बीच में ऐसा था कि दूसरे स्टेट के लोग इनको लेकर जा रहे थे और वहां पर इनके क्या खोल रहे थे? फार्म हाउस खोल रहे थे ना, इनको पाल रहे थे, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में आता है। और आपको पता होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? पशुपालन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48, ठीक है। किसका पार्ट है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 48 क्या कहता है? स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू प्रमोट द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, की स्टेट एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेगा। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कहां की बात कर रहा है? गुजरात की, ठीक है। हलारी ब्रीड, सिंपल सा याद रखना। 6 डिकेड ओल्ड कैनाल सिस्टम ऑफ हीराकुंड डैम टू गेट फेसलिफ्ट। देखो जो हीराकुंड डैम है कहां पर है, कौन सी रिवर पे है? तो सिंपल याद रखना, बड़े बड़े रिवर्स पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए टिहरी डैम। कौन सा डैम है? टिहरी डैम। टिहरी डैम कहां पर बना है? तो याद रखना भागीरथी नदी पर, ठीक है, भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। आपसे पूछेगा सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है आपका? बाखड़ा नांगल। ये कहां पे है? तो सतलुज रिवर के ऊपर। ये कहां पे है? सतलुज। इसकी हाइट कितनी थी? तो 260.5 मीटर। इसकी कितनी है? 226 मीटर, ठीक है। फैक्चुअल डाटा है सारे, कई बार पढ़े भी हैं। आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो याद रखना हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आपका महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? महानदी। और महानदी कहाँ फ्लो करती है? तो याद रखना महानदी फ्लो करती है आपके उड़ीसा के अंदर, ठीक है। बेसिकली तीन नदियां एक जगह से निकलती है, याद रखना। एक यहाँ से सोन जो चली जाती है, गंगा में मिल जाती है। एक यहाँ से आपकी नर्मदा, ठीक है, और एक इधर से कौन सी? महानदी, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, इसको कहते क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? चलो कमेंट करके बताना इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपका घर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चलो देखते हैं किस किस को याद है वो क्लास, ठीक है। यहाँ से 3 रिवर निकलती है, इसको क्या कहते हैं? सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। और इसको सोरो ऑफ उड़ीसा इसलिए कहते हैं, इसकी वजह से बिहार में आपके उड़ीसा में बाढ़ आ जाती थी। जैसे अभी कोसी को क्या कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार कह देते हैं। तो ये बाढ़ ना, इसके लिए हीराकुंड डैम बनाया गया था, ठीक है। और हीराकुंड जो डैम है उसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, याद रखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी आपकी 1948 में, आजादी के 1 साल बाद। 1953 में बन के तैयार हो गया था। और इसका इनोग्रेशन कब किया था? 1957 में पंडित नेहरू ने किया था। और इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनका मानना था कि हमें इस मॉडर्न इंडिया में मंदिर मस्जिदों पर लड़ने की बजाय इन मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, इन मंदिरों को
बनाना चाहिए, देश का डेवलपमेंट करें, इसलिए वो इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते थे। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है इसकी? 359.8 मेगावाट कैपेसिटी है। इस नदी की ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट से कौन सी है? तो ये 2-4 नाम याद रखना, राइट से कौन सी है याद रखना। और अभी इसको क्या किया जा रहा है, इसमें से कैनाल निकाली जा रही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थन डैम कौन सा है? तो ये लगभग 26 किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? तो वो लगभग 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थन डैम कौन सा हो गया? आपका हीराकुंड डैम हो गया। सिंपल याद रखना, हीराकुंड रिजर्वायर क्या है? एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक भी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि जो डैम होते हैं वही तो लेक होती हैं, आर्टिफिशियल लेक होती हैं। ठीक है, महानदी उड़ीसा के संबलपुर में ये बना हुआ है, तो 2-4 बातें याद रखना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ आपका ना लास्ट जाते जाते। एक बार ये आपके एग्जाम में नहीं, दूसरे एग्जामों में आया क्वेश्चन है कि एंशियंट टाइम पे एक शहर हुआ करता था माहिष्मती। याद आ रहा है कुछ? बाहुबली। बस ये बताना है कौन सी रिवर पर बना हुआ था। उस समय बच्चों ने आंसर गलत कर दिया था, क्योंकि बच्चों को लग रहा था बाहुबली मूवी आई है, इसमें तो प्रभास है, साउथ की होगी, कृष्णा गोदावरी कावेरी करके आ गए, लेकिन राइट आंसर वो नहीं है। अब मुझे ढूंढ के बताना कि माहिष्मती जो एम्पायर था वो एंशियंट इंडिया में कौन से रिवर पर बना हुआ था। ठीक है, ये आपका लास्ट घर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर भी अगर डाउट रहता तो आप आकर कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।